बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए बेटा फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन का ऑफ मोमेंटम बताया था, ठीक है। अब आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन के अंदर ही। और बेटा ये आप लोगों की डेरिवेशन है, दो डेरिवेशन हैं टेंशन इन द स्प्रिंग की आती हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डेरिवेशन हर साल एग्जाम में आती हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये दो केसेस हैं बेसिकली टेंशन के। तो इन केसेस के अकॉर्डिंगली ये आपका केस 1 है और दूसरा आपका जो है वो केस 2 है। सबसे पहले तो जो है आप टेंशन है आपकी, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी थ्रू अ स्प्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। When a body of weight W is kept suspended by a string, the weight of the body pulls the string downward, while the string pulls the body upward with an equal force. This force is called tension in the string T. देखिए बेटा होता ये है बेसिकली कि जब भी हम किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग की मदद से, स्ट्रिंग क्या, कोई भी तार या रस्सी, उसकी मदद से जो है वो टांगते हैं, हैंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो ऑब्जेक्ट इस तरह नीचे की तरफ लटकता है, ठीक है। अब दो किस्म की फोर्सेस अप्लाई होती हैं एट दैट टाइम। एक फोर्स अप्लाई होती है टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो कि उस ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचने की कोशिश कर रही होती है, और दूसरी फोर्स अप्लाई होती है वेट ऑफ द बॉडी, जो कि उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचती है, जो कि उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है। एक पहला आपका आ गया टेंशन और दूसरा आ गया आपका वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो कि उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रही है। अब अगर टेंशन ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ उठेगा, और अगर वेट ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ हैंग होगा, ठीक है। और ये जो खिंचाव प्रोड्यूस होता है, ये जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है रस्सी के अंदर, उसको हम कहते हैं टेंशन। इट्स जस्ट लाइक कि एक रस्सी को अगर आप लटकाओ, सिंपली लटकाओ, तो क्या होगा, वो रस्सी कभी भी स्ट्रेट नहीं लटकती, बल्कि थोड़ी सी जो है वो कर्व आ रहे होते हैं उस पर, सही है। जैसे सांप होता है, जस्ट लाइक अ स्नेक, वो रस्सी जो है वो थोड़ा सा कर्व में झूल रही होती है, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई वेट लगा दो तो वो रस्सी बिल्कुल सीधी हो जाती है, सही है। तो वो सीधी इसी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ टेंशन, ठीक है। तो जब उस रस्सी में टेंशन जनरेट होती है वेट की वजह से, तो रस्सी का जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी टेंशन इन द स्ट्रिंग कहलाती है, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो वेट जो है वो नीचे लटका हुआ है और रेस्टिंग पोजीशन में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से झूल रहा है, सही है, अगर वो नीचे लटका हुआ है, रेस्टिंग पोजीशन में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से झूल रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि टेंशन बराबर है वेट के। टेंशन किसके बराबर होगी, आपके वेट के। और दूसरा, अगर वो ऑब्जेक्ट, जैसे कि अभी बताया था कि अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ झूल रहा है, सही है, ऊपर की तरफ उसका खिंचाव है, तो टेंशन बराबर होगी आपके, सॉरी, टेंशन जो है वो आपके वेट से ज़्यादा होगी। अगर वो उस ऑब्जेक्ट का झुकाव ऊपर की तरफ है तो टेंशन जो है वो वेट से ज़्यादा होगी, टेंशन विल बी ग्रेटर देन वेट। और अगर वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है, यानी ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ है, और तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ झूल रहा है, तो उस वक्त वेट जो होगा वो ग्रेटर देन टेंशन होगा। ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। पहला, या तो टेंशन और वेट बराबर होंगे, दूसरा कि टेंशन ज़्यादा होगी और वेट कम होगा, तीसरा कि वेट ज़्यादा होगा और टेंशन कम होगी। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर आपका काम होता है। अब आपके पास केस 1 आता है, तस्वीर थोड़ी सी ब्लर है, अगर कोई वर्ड लिखा हुआ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लिएगा। ये आपका केस 1 है। केस 1 में होता क्या है कि ये एक पुली है और इसके दोनों एंड पर रॉप्स हैं, ठीक है, इसके दोनों एंड्स पर जो है वो रॉप्स हैं। अब एक पर बॉडी बी है और दूसरी पर बॉडी ए है। अगर हम बॉडी ए को देखें
तो बॉडी ए जो है आपकी, उसका वेट ज़्यादा है और वो नीचे की तरफ है, जबकि बॉडी बी जो है उसका वेट कम है तो वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बॉडी ए के अंदर वेट ज़्यादा है और बॉडी बी क्योंकि वो ऊपर की तरफ है तो बॉडी बी का जो है वो टेंशन ज़्यादा है। ठीक है, बॉडी ए की वेट ज़्यादा है और बॉडी बी का जो है वो बी की टेंशन ज़्यादा है। तो कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी, masses m1 and m2 connected by a string which passes over a frictionless pulley। चाहिए, यानी दो बॉडीज एक फ्रिक्शनलेस पुली से पास हो रही हैं जो कि फिगर में है, और m1 इज ग्रेटर देन m2, यानी मास ऑफ बॉडी 1 चाहिए बॉडी A विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ बॉडी B। देन द बॉडी A विल एक्सेलरेट डाउन विथ एन एक्सेलरेशन से A। तो बॉडी A जो है वो अपनी एक्सेलरेशन A से डाउन होगी, जबकि बॉडी B जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी और विथ एक्सेलरेशन। लेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग बी T, और जो टेंशन होगी इन दोनों स्ट्रिंग्स के दरमियान में वो आपकी T के से रिप्रेजेंट होगी। अब कंसिडर द डाउनवर्ड मोशन ऑफ बॉडी A। सबसे पहले हम बॉडी A के डाउनवर्ड मोशन की तरफ अगर बात करते हैं तो टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी A। बॉडी A में दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। पहला, फोर्स ऑफ ग्रेविटी m1g एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सही है, बॉडी ए में जो पहली फोर्स जो एक्ट कर रही है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि जाहिर सी बात है नीचे ज़मीन है और ज़मीन की अपनी ग्रेविटी है। तो बॉडी ए में जो फोर्स डाउनवर्ड जो एक्ट कर रही है वो आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, जो कि m1g के नाम से। और टेंशन इन द स्ट्रिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, और टेंशन जो है इसके अंदर वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि इस वेट को ऊपर की तरफ खींच रहा है, लेकिन क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है तो वो नीचे की तरफ है। ठीक है, और टेंशन कम है तो वो इस वजह से वो जो है ये वाला वेट का झुकाव नीचे की तरफ ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वाला केस लगेगा इसके अंदर कि वेट इज ग्रेटर देन टी। सही है, केस कौन सा लगेगा? पहला वाला, वेट इज ग्रेटर देन टी। अब वेट का फॉर्मूला कल पढ़ाया था कि वेट बराबर होता है एम जी के। सही है, वेट ऑफ द बॉडी बराबर होता है एम जी के। तो ये हो जाएगा आपका m1g ग्रेटर देन टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए है तो हमने मासेस को डिवाइड कर दिया है, ए और बी करके है ऑब्जेक्ट, तो हमने मासेस को डिवाइड कर दिया m1 और m2 के नाम से। तो पहला हो गया आपका वेट ऑफ द बॉडी ए m1g ग्रेटर देन टी। सही है, यानी वेट इज ग्रेटर देन टी। अब अगर हम इसकी रिजल्टेंट फोर्स की बात करें, जो टोटल फोर्स लग रही है, तो यहाँ पर हम डाउनवर्ड फोर्स को और अपवर्ड फोर्स को जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपकी जो नेट फोर्स आ जाएगी बॉडी के अंदर वो क्या आ जाएगी, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है अपवर्ड फोर्स कम है, टेंशन कम है, वेट ज़्यादा है, तो हम डाउनवर्ड फोर्स में से अपवर्ड फोर्स को माइनस कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा m1g माइनस टी। ठीक है, यानी w माइनस टी, w को हम m1g से जो है वो ओपन कर रहे हैं फॉर्मूले से, तो m1g माइनस टी। अब अगर हम न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ जाएं, जो कि हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था, तो उसका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए। ये फार्मूला कल भी पढ़ाया था। तो यहाँ पर F की जगह पर हमने m पुट कर दिया, और यहाँ पर क्योंकि मास 1 की बात हो रही है तो m1a माइनस m1g, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी हो गया। ठीक है, ये इज इक्वल टू का साइन है, m1g माइनस टी अपनी जगह पर ही है, और फोर्स की जगह पर आ गया आपका m1a। बेटा यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ लें क्लास सबसे पहले। सर एंड वाले दो फिर से समझा देना सर। ये एंड वाले दो पॉइंट यस सर। देखें बेटा, ये F1 इज इक्वल टू m1g माइनस टी, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये जो फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि फोर्स बराबर होती है ma के, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कल भी रिव्यू करवाया था। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से
ये आपकी फोर्स हो जाएगी m1a, क्योंकि फोर्स बराबर होती है ma के। अब क्योंकि आपकी बॉडी a और b में डिवाइड हुई भी है तो m की जगह क्या आ जाएगा m1, तो फोर्स बराबर हो जाएगी m1a इज इक्वल टू m1g माइनस t। अब क्लियर है बात इस्माइल? बेटा इस्माइल अब क्लियर है पॉइंट? हेलो यस सर, अब क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसी के नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ आते हैं, मतलब ये इसी के कंटिन्यूएशन है। अब देखें बेटा, अब हम बॉडी बी के बारे में बात करते हैं। कंसिडर अपवर्ड मोशन ऑफ बॉडी बी, हेयर ऑल्सो टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी बी। ठीक है, देखें अगर हम दोबारा से अपनी डायग्राम पर जाते हैं तो बॉडी बी में भी दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक आपकी टेंशन जो कि उस बॉडी को ऊपर की तरफ उठा रही है, और एक उस वेट ऑफ द बॉडी। लेकिन इस केस में टेंशन ज़्यादा है और वेट जो है वो कम है, तभी बॉडी ऊपर की तरफ उठ रही है। अगर देखा जाए ए और बी में कंपैरिजन किया जाए तो ए नीचे है, बॉडी बी ऊपर की तरफ है, यानी बॉडी बी का वेट लाइट है। तो वेट कम है और टेंशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो बॉडी बी आपकी ऊपर की तरफ उठ रही है। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी m2g जो कि उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, और टेंशन जो कि उसको जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन बॉडी बी के केस में टेंशन जो है वो ग्रेटर है किससे? मास ऑफ द बॉडी, जो है आपके वेट ऑफ द बॉडी से, यानी T इज ग्रेटर देन W। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे? T इज ग्रेटर देन W, और W को क्योंकि हम mg से रिप्रेजेंट करते हैं तो T इज ग्रेटर देन, अब वो बॉडी का जो है वो मास m2 से रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पर मास इसका m2 है, तो W की जगह आ जाएगा m2g। ठीक है, अब अगर हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स आपकी होगी अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है, डाउनवर्ड फोर्स कम है। सही है, तो हम ज़्यादा चीज़ में से कम वैल्यू को, ज़्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू को जो है वो माइनस कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, यानी कि ये हो जाएगा आपका टेंशन माइनस W, और W को हम क्या कह रहे हैं? mg, यानी कि m2g। अब अगेन देखे जाए, जो है अगेन देखें तो वही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दोबारा यूज कर रहे हैं हम, कि F बराबर हो जाएगा ma के, और क्योंकि यहाँ पर मास m2 की बात हो रही है तो F बराबर हो जाएगा m2a के। ठीक है, अब F बराबर हो गया m2a इज इक्वल टू T माइनस m2g। सही है, F की जगह आ गया m2a इज इक्वल टू T माइनस m2g। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो बेटा देखें, इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या थी? F इज इक्वल टू m1g माइनस टी, ये वाली इक्वेशन F इज इक्वल टू m1g माइनस टी, और इक्वेशन 2 है आपकी m2 इज इक्वल टू t माइनस m2g। इक्वेशन 1 ये रही, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये इक्वेशन 2 ये रही, m1a इज इक्वल टू m2g माइनस टी, और इक्वेशन 2 ये रही, m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g। अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम आपस में ऐड कर लें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। ठीक है, ये पहली इक्वेशन से लिया, m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g, ये हमने दूसरी इक्वेशन से ली। अब इसके बाद m1a प्लस m2a आपस में ऐड हो गए, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई, और राइट हैंड साइड भी जो है वो हमने ऐड फॉर्म में लिख दी, यानी m1g माइनस टी प्लस टी
माइनस M2G। अब देखें माइनस टी और प्लस टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, M1A प्लस M2A इज इक्वल टू M1G माइनस M2G। अब यहाँ से A कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो A को एक दफ़ा बाहर निकाल लिया और रिमेनिंग अंदर क्या बचा, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। यहाँ से इन दोनों में G कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग क्या बचा, M1 माइनस M2। अगर हम इस M1 प्लस M2 को ऑपोजिट साइड भेजें तो ये डिवाइड हो जाएगा, सही है। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो मैथ्स का रूल होता है, जो मल्टीप्लाई चीज़ होती है ऑपोजिट साइड जाके डिवाइड हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी आपकी M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 और G जो ऊपर एज इट इज आपका लिखा रहे, और इसको आखिर में प्रॉपर तरीके से लिखें एक ही ब्रैकेट के अंदर, तो ये आ जाएगा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 और G। अब बेटा इसमें मुझे बता दें तीनों स्टूडेंट्स की अगर कोई प्रॉब्लम है तो। नो सर। जी आयशा, आपको कोई प्रॉब्लम? यस सर, मुझे प्रॉब्लम सर, ये जो आपने प्लस माइनस किया मुझे थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन हो रही है, अगर आप समझा दें एक दफा तो। देखें दोनों इक्वेशन आपको M1A, देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने अरेंज करके लिखा साइड एक दूसरे के नीचे, और उसके बाद दोनों इक्वेशन को हमने आपस में ऐड कर दिया, तो M1A और M2A आपस में ऐड हुए, M1A प्लस M2A इज इक्वल टू, ये हो गया M1G माइनस टी, और यहाँ पर इसको ऐड किया तो प्लस टी माइनस M2G। अब ये माइनस टी और प्लस टी आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ठीक। जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो उसके बाद बचा क्या, M1G माइनस M2G और M1A प्लस M2A, यहाँ पर M1G माइनस M2G। अब इसमें दोनों में एक्सेलरेशन कॉमन आ रही है, तो रिमेनिंग क्या बचा, M1 प्लस M2, यहाँ से G कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग क्या बचा, M1 माइनस M2 और G। अब इसके बाद ये M1 प्लस M2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ भेजा डिवाइड हो गया, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 G। अब दोनों को ब्रैकेट में लिखा, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय G। तो ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया किसका, एक्सेलरेशन का। अब बताएं आयशा कोई प्रॉब्लम? नो सर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेशन फॉर टी। देखें एग्जाम में जो है ना आपको केस लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, और केस इस तरह वो आपको सवाल बनाकर देंगे कि कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन एंड टेंशन, सही है, व्हेन मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग व्हेन बोथ द बॉडीज मूव वर्टिकली, सही है। जब बोथ द बॉडीज मूव वर्टिकली का वर्ड आ रहा है तो आपको ये बात जहन में होनी चाहिए कि मैं वो केस 1 की बात कर रहा हूँ, वो आपको डिस्क्राइब नहीं करेंगे कि ये केस 1 है कि केस 2 है, ठीक है, वो आपको वर्डिंग फॉर्म में देंगे कि व्हेन बोथ द बॉडीज मूव वर्टिकली, या केस 2 के लिए अलग सवाल होगा, व्हेन वन बॉडी मूव वर्टिकली एंड अदर हॉरिजॉन्टली, ठीक है, एंड अदर लाई ऑन अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस तरह का सवाल होता है। तो अगर हम केस 1 की बात करते हैं तो वो बोलेंगे कि कैलकुलेट द फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन एंड टेंशन, और समटाइम वो कोई एक फार्मूला बोल देते हैं कि सिर्फ टेंशन का निकालो या सिर्फ एक्सेलरेशन का निकालो। आपको दोनों ही फार्मूले याद रखने हैं, सही है, और दोनों ही के हिसाब से करना है। तो अब हम एक्सप्रेशन फॉर टेंशन की बात करते हैं, ठीक। तो अगर हमें टेंशन की एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है तो हम इक्वेशन 1 और 2 को ड्राइव कर देंगे, एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। देखें दूसरी स्लाइड पर जाए बगैर हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक। तो
ये m1a और ये m2a दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, m1a डिवाइडेड बाय m2a, क्योंकि हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर m1g माइनस टी डिवाइडेड बाय t माइनस m2g। दोनों इक्वेशन आपकी डिवाइड हो गई, a से a कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचा, m1 डिवाइडेड बाय m2। ठीक है, m1 डिवाइडेड बाय m2, और यहाँ पर ये दोनों एज इट इज डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, a से a कैंसिल हो गया क्योंकि वो सेम थे। अब इसमें ये देखें, ये जो चीज़ t माइनस m2g यहाँ डिवाइड हो रही है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ डिवाइड है तो ऊपर जाकर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। m1 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया t माइनस m2g। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर m1g माइनस t, और ये आ गया आपका m2। ठीक है, यानी t इस वाली साइड से मल्टीप्लाई हो गया और m2 आपका राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो गया। अब ब्रैकेट को ओपन कर दिया, यानी m1 को दोनों से बारी बारी स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका m1t माइनस m1 m2g, m1t माइनस m1 m2g। इसी तरह m1g को जब m2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा m1 m2g माइनस m2t। ठीक है, अब इसके बाद जो t वाली टर्म्स हैं उसको एक तरफ कर दें, यानी m1t अपनी जगह पर ही है, और ये जो माइनस m2t है इसको ऑपोजिट साइड भेजा, प्लस हो गया, तो m1t प्लस m2t, और यहाँ पर m1 m2g है, यहाँ माइनस m1 m2g है, इसको ऑपोजिट साइड भेजा, तो ये क्या हो गया, प्लस m1 m2g। अब देखें, इन दोनों में से तो t कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग क्या हुआ, m1 प्लस m2 को आपने ब्रैकेट में लिख दिया, t को बाहर लेकर कॉमन, और यहाँ पर m1 m2g और m1 m2g ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, इनको आपस में ऐड किया, 2 m1 m2g आ गया। ठीक है, अब m1 प्लस m2 यहाँ डिवाइड इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये आपका फार्मूला बन गया, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में बंद करके कि 2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और g को आपने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। तो ये आपका फार्मूला है एक्सेलरेशन और टेंशन का। अब इसमें से बता दें बेटा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। हाँ भाई, स्टूडेंट क्लास में ही हैं हम लोग। सर जी यस सर। जी बोलिए आयशा। सर मुझे ये मसला है जो आपने सेकंड में लिखा हुआ ना m1t प्लस m2t, सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने एक साथ क्यों लिख दिया दोनों। बेटा देखें, हमें क्योंकि t की वैल्यू निकालनी है तो हम t वाली साइड्स को एक तरफ कर देंगे। यहाँ m1t है और यहाँ ये m2t है, m2t यहाँ माइनस हो रहा है, ऑपोजिट साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो ये m2t यहाँ पर आपका आकर प्लस हो गया, क्योंकि हमें t का फार्मूला निकालना है ना, जब तक t अलग अलग जगहों पर रहेंगे तो हम उसका फार्मूला नहीं निकाल सकते। तो t का फार्मूला बनाने के लिए हमें उनको एक ही जगह पर लाना होगा। सही है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर m2t को दूसरी जगह पर लेकर आ गए। अब यहाँ पर ये माइनस m1 m2g है, ये ऑपोजिट साइड पर जाएगा, प्लस m1 m2g हो जाएगा, और फिर इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 2 m1 m2g हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर आप इसको m1 प्लस m2 को डिवाइड करके और फिर यहाँ पर इसको इस तरह कर दें। अब समझ आ गया आयशा? हेलो जी बेटा, आप समझ आ गया? सर समझ आ गया। ठीक है, अच्छा ये बताइए आपके बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं क्लास ले रहे? ये आपके तो क्लास में पढ़ने वाले बच्चे भी थे, एक आपकी अलिश्मा थी, एक और थी आपकी हिबा नाम था शायद। सर ऐसी बात नहीं, हम भी पढ़ने वाले हैं। हाँ, आप भी पढ़ने वाली हैं, आप तो ले रही हैं, बाकी आपकी फ्रेंड्स क्यों नहीं ले रही क्लास? सर उनके किसी का नेट का मसला है, किसी की लोड शेडिंग नहीं होती, किसी के पेरेंट्स ने इजाजत नहीं दी। अच्छा, ठीक। और इस्माइल, ये आपके बॉयज में से सिर्फ आप अकेले बॉयज हो क्या पूरे स्कूल में? सर पता नहीं क्या, कोई आता ही नहीं है। अच्छा, चलें ठीक है। अब देखें बेटा,
बेटा लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के कांटेक्ट है उनको बोलें क्लासेस लें, क्योंकि स्कूल में फिर ये टॉपिक दोबारा रिवाइज नहीं होंगे। अच्छा सही है सर, बोल देंगे। अब आप लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक है केस 2। मैंने बताया था आप लोगों को कि 2 किस्म के केसेस होते हैं। आयशा माइक तो ऑफ करें अपना। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 केसेस होते हैं। एक है आपका केस 1 जिसमें दोनों बॉडीज हैंग हुई थी। अब है आपका केस 2। अगर आप लोगों को केस 1 सही तरीके से समझ आ गया है तो फिर केस 2 को समझना कोई मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए। केस 2 में क्या है? When one body moves vertically and the other moves on a smooth horizontal surface। देखिए अगर एक बॉडी जो है वो आपकी वर्टिकली है और दूसरी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इस पे होगा क्या कि पहली वाली बॉडी आपकी हैंग हो रही है, ठीक है, ये मास 1, ठीक है, m1, और ये उसकी टेंशन है, ये इसका मास है m1 की, और ये बॉडी हैंग हो रही है। जबकि दूसरी बॉडी जो है वो हैंग नहीं हो रही बल्कि वो एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। लेकिन ये वाली बॉडी इस बॉडी के साथ कनेक्टेड है, यानी अगर हम इस बॉडी को खींचें तो ये वाली बॉडी ऑटोमेटिकली जो है वो आगे की तरफ आएगी। जैसे जैसे आप इसको नीचे की तरफ खींचते चले जाओगे वैसे वैसे ये बॉडी आपकी आगे की तरफ मूव करती चली जाएगी। सही है, ये केस है। अब इसमें जो है कंसिडर 2 बॉडीज A and B ऑफ मासेस m1 and m2 रिस्पेक्टिवली अटैच टू द एंड्स ऑफ द स्प्रिंग व्हिच पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। ये फिगर में जैसा कि है, द बॉडी A moves vertically downward with acceleration equal to A and the body B moves on a smooth horizontal surface towards the pulley with the same acceleration। अब अगर इनके दरमियान की जो टेंशन है जो स्प्रिंग में जनरेट हो रही है उसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा यहाँ पर 2 किस्म की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। पहली फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। पहला फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि बॉडी ए पर अप्लाई हो रही है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। फिर आपकी जो है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग है जो कि आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। टेंशन इन द स्प्रिंग T अपवर्ड डायरेक्शन सिंस द बॉडी ए इज मूविंग डाउनवर्ड। तो बॉडी ए क्योंकि डाउनवर्ड मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि बॉडी ए का वेट ज़्यादा है और उसकी टेंशन कम है, ठीक है, क्योंकि बॉडी ए लटकी हुई है ना, हैंग हो रही है, तो उसका वेट जो है वो आपका ज़्यादा है और उसकी टेंशन कम है। तो हम यहाँ पर केस क्या लगाएंगे कि वेट इज़ ग्रेटर दैन टेंशन, और वेट क्या होता है m1g, तो m1g इज़ ग्रेटर दैन टेंशन। अगर हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करें क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है तो हम लिखेंगे डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वही बात कि F इज इक्वल टू एम ए। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें जो अभी पहले जिस तरह केस में लिखा था, डेरिवेशन तकरीबन पहले वाली जैसी ही है, बल्कि पहले वाले से आसान है। तो F इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। F की जगह आपने एम ए पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, m1a इज इक्वल टू m2g माइनस टी, यानी इस जगह पर आपने F की जगह पर m1a पुट कर दिया, m1g माइनस टी एज इट इज है। ये आपका इक्वेशन 1। ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब बॉडी बी की बात करें तो बेटा देखें बॉडी बी पे इस बार 3 तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, सही है। पहली फोर्स आपकी जो है आपकी वेट ऑफ द बॉडी जो कि डाउनवर्ड पोजीशन में है, और आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कल पढ़ाया था उसमें क्या था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है जो कि इक्वल होता है और ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो जितना वेट नीचे की तरफ आ रहा है उतना ही उसका क्या आ रहा है, रिएक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर रिएक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी विच एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड, रिएक्शन अपवर्ड मूव कर रहा है और वेट जो है वो आपका डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि R इज इक्वल टू m2g, यानी जो रिएक्शन होता है उसका फॉर्मूला वेट वाला ही होता है।
जिस तरह वेट W इज इक्वल टू mg होता है तो रिएक्शन भी W इज इक्वल R इज इक्वल टू mg ही होगा। तो इन दैट केस आपका फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? टेंशन के। यहाँ पर आपके इस्माइल फोर्स बराबर हो जाएगी आपके टेंशन के, ठीक है। और फोर्स की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे? m2a इज इक्वल टू टी, सही है, क्योंकि फोर्स बराबर है ma के, तो फोर्स की जगह पर आपका आ जाएगा m2a इज इक्वल टू टी, क्योंकि यहाँ पर वेट और रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हैं, सही है। तो इस वजह से जो है वो इसमें केस लगेगा कि फोर्स और टेंशन आपस में एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, कोई भी ग्रेटर या लेस नहीं है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो m2a इज इक्वल टू टी हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप हमें एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन निकालनी है, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करवा लो। m1a m2a दोनों को ऐड करवाया, इक्वेशन 1 ये रही आपकी m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, और इक्वेशन 2 आपकी ये रही m2a इज इक्वल टू टी। वही पहले की तरह ऐड करवाया, m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g माइनस टी प्लस टी, टी से टी कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचा? m1 प्लस m2 और यहाँ पर आ गया आपका a, ठीक है, और इज इक्वल टू टी से टी यहाँ पर कैंसिल हुआ, तो ये आपका आ गया m1g। अब m1 प्लस m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड गया डिवाइड हो गया, m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और दोनों को ब्रैकेट में करके लिख दिया, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया एक्सेलरेशन। अब अगर आपको टेंशन निकालनी है, सही है, तो इसी फॉर्मूले को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो टेंशन बराबर हो जाएगी m2 ब्रैकेट, अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपकी? ये है m2a इज इक्वल टू टी, सही है, तो यानी कि t इज इक्वल टू m2a तो t बराबर हो जाएगा m2, और एक्सेलरेशन की जगह आपने पुट कर दिया m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाया, m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सही है, और ब्रैकेट में करके लिख दिया m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2g। अब बेटा इस्माइल इसमें से बता दें कोई प्रॉब्लम हो तो आपको? नो सर। अच्छे तरीके से समझ आ गया बेटा? आप पूरा प्रॉपर समझ आ गया है आपको? हेलो, यस सर। बेटा ये आपका अचानक गायब कहाँ हो जाते हैं आप? नहीं सर, गायब नहीं हूँ, मैंने माइक ऑफ कर दिया था सर, तो मैं समझा आप वो आयशा से पूछ रहे हैं। अच्छा, आयशा तो चली गई हैं, लोग लाइट चली गई इनकी शायद, ठीक है बेटा। तो फिर ये आप सही है, तो फिर यहाँ तक आपका टॉपिक फिर कवर होता है, कल फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी ये स्टूडेंट्स भी नहीं है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? नो सर। ओके बेटा, चलिए फिर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।